Hello girls, our next topic is the policy for the agriculture and rural development in India. इंडिया के अंदर जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया पढ़ा था, भारत के अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान हमने पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि भारत के अंदर क्या क्या नीतियाँ बनाई गई हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से भारत के अंदर कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए जो नीतियाँ बनाई गई हैं उन नीतियों के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। कंटेंट मैं आपको इंग्लिश मीडियम का शेयर कर रही हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं आपको हिंदी मीडियम का भी कंटेंट शेयर करूँगी, लेकिन जो पैटर्न है क्वेश्चन को तैयार करने का वो आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक के अंदर अच्छा दिया हुआ है। हिंदी मीडियम की बुक के अंदर कंटेंट तो दिया हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं दिया हुआ है जिस तरीके से आप पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं इजीली। तो जो पैटर्न है वो हम फॉलो करेंगे इंग्लिश मीडियम का, और आप कंटेंट जो हिंदी मीडियम की लड़कियां हैं वो हिंदी मीडियम का जब मैं कंटेंट शेयर करूंगी वहाँ से आप उसको उठाकर और इसी तरीके से लिख लें जैसे आपके इंग्लिश मीडियम के कंटेंट में दिया गया है। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगी जिस तरीके से वो आपका इंग्लिश मीडियम वाली बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो कृषि क्षेत्र का जो विकास के लिए भारत के अंदर विभिन्न नीतियां बनाई गई हैं, वो नीतियां विभिन्न योजना कालों के दौरान बनाई गई हैं, और उसमें अलग अलग जो एस्पेक्ट हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के वो टच किए गए हैं। जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को है, साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात की गई है, टेक्निकल प्रोग्रेस की बात की गई है, फिर लैंड रिफॉर्म्स भी किए गए हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया है, और इसके अलावा जो है इंटीग्रेटेड या और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किए गए हैं, फिर मॉनेटरी मेजर्स भी किए गए हैं। बैंकिंग रिफॉर्म्स के माध्यम से जो इनडेबिटनेस की ऋणग्रस्तता की समस्या थी कृषि क्षेत्र में उसको भी छुआ गया है। तो अक्रॉस द 12 प्लानिंग पीरियड्स जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक बनाई गई हैं और लागू की गई हैं, उन योजनाओं के दौरान जो कृषि क्षेत्र के जो अलग अलग पहलुओं को छुआ गया है और उनकी स्थिति क्या रही है वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसमें ये आपका है। और इंडिया के अंदर जो रिफॉर्म्स किए गए हैं वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से लेकर एग्रीकल्चर पॉलिसी का जो फोकस है, जो कृषि नीति का फोकस है, पहले वो मैक्रो लेवल पर था, और अब जो न्यू एग्रीकल्चर स्कीम जो कि अभी रिसेंटली स्ट्रेटजी जो बनाई गई है उसका जो झुकाव है वो संस्थागत जो सुधार थे उनसे होते हुए संस्थागत सुधार किए गए थे लैंड रिफॉर्म्स के रूप में और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के रूप में और ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में टेक्निकल प्रोग्रेस जो की गई थी, और धीरे धीरे करके उनकी जो वर्तमान समय में जो कृषि नीतियों का फोकस जो है, केंद्र बिंदु जो है, वो स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल संस्थागत जो सुधार होते हैं उनसे होते हुए अब माइक्रो माइक्रो जो है अप्रोच अडॉप्ट कर ली गई है, जिसमें क्षेत्र विशेष और क्रॉप विशेष और उसमें स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक क्रॉप, इस तरह के बिंदुओं को उठाकर, और जैसे माइक्रो लेवल पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको उठाकर, माइक्रो लेवल पर जो आपका बैंक क्रेडिट है उनको लेकर, और एग्रीकल्चर जो अलाइड एक्टिविटी है उनको कृषि क्षेत्र से जोड़ने तक के विभिन्न बिंदुओं के ऊपर अब ध्यान केंद्रित किया गया है। तो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि भारतीय जो कृषि नीति बनाई गई है उसके दौरान क्या क्या किया गया है। ये आपकी इंट्रोडक्शन है पूरी, इसमें प्लान्स में, डिफरेंट प्लान्स में क्या क्या फोकस किए गए हैं, और इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरी बात, जो कृषि क्षेत्र से संबंधित नीति है उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता भारत के अंदर क्या है कि कृषि जो है ग्रामीण क्षेत्र का जो है ग्रामीण क्षेत्र में केंद्रित है एक कृषि संबंधित क्रियाएं। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित नीतियां और कृषि
क्षेत्र से जुड़ी हुई नीतियों को इंटीग्रेट किया गया है। इन दोनों को आपस में समन्वित करके ही भारत के अंदर कृषि नीतियों को जोड़ा गया है। तो भारत के अंदर जो नीतियाँ बनाई गई है उसमें पॉवर्टी अलाइवेशन के जो प्रोग्राम हैं वो भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण विकास के जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के, ग्रामीण रोजगार से जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी कृषि क्षेत्र से जोड़ा गया है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई नीतियों के अंदर कौन कौन से उद्देश्य रखे गए हैं। एक तो कृषि क्षेत्र का विकास करना, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र से गरीबी को हटाना, तीसरा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाना और चौथा है ग्रामीण क्षेत्र का अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। और ये सारे प्रोग्राम जो हैं आपस में जुड़कर एक सामूहिक प्रोग्राम्स की शक्ल लेते हैं। और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं, कुछ नीतियां भारत के अंदर ऐसी हैं जो विशेषतः कृषि क्षेत्र को ही, कृषि गतिविधियों को ही टारगेट करती हैं, उनको ही जो है उनको ही केंद्र में रखकर काम करती हैं। तो सबसे पहले जो प्लानिंग प्रोसेस के दौरान फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान में कृषि क्षेत्र को लेकर कोई विशेष नीति नहीं बनाई गई थी। विशेष नीति जो हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित जो नीति शुरू हुई है वो असल में तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो है शुरू हुई है। 1966 में जो हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था और उसी दौरान लैंड रिफॉर्म्स को अपनाया गया था। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भारत के अंदर जो कृषि क्षेत्र था औपनिवेशिक काल के दौरान उसकी स्थिति क्या हो गई थी। वहाँ पर बड़े बड़े जमींदार हो गए थे जिनको हम बिचौलिए या मिडलमैन्स कहते थे, वो हो गए थे। वो क्या करते थे, वहाँ के जो लोकल कृषक समाज होता था ग्रामीण क्षेत्र में, उन लोगों से जो है लगान के रूप में धन एकत्रित करते थे और उसमें से एक हिस्सा जो निर्धारित होता था वो हिस्सा अंग्रेजी शासन को पहुंचाते थे, शासन व्यवस्था को, और बहुत बड़ा हिस्सा जो है स्वयं अपने पास रख लेते थे। तो ये जो है बिचौलियों की व्यवस्था थी, जमींदार जागीरदार ये प्रथा। दूसरी जो भारत में उस समय परिस्थितियाँ थी वो ये थी कि जो कृषि थी वो पिछड़ी हुई थी, वो मॉनसून पर निर्भर करती थी और खेती के लिए पुराने तौर तरीके अपनाए जाते थे। और उसके साथ साथ ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके अंदर ऋणग्रस्तता सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि उनको लगान देना पड़ता था। जिस वर्ष बारिश अच्छी नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी लगान उनको ज़रूर देना ही देना पड़ता था। तो वो क्या करते थे, अपने इम्प्लीमेंट्स, बीज आदि खरीदने के लिए और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए जो गांव में महाजन होते थे उनसे उधार लेते थे और वो उन पर चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते थे। और इस तरीके से उनकी जो वहाँ पर कोई नियम, कोई व्यवस्था काम नहीं करती थी। और ऐसी स्थिति में जो कृषक वर्ग था ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, उसका बहुत शोषण होता था। तो सबसे पहली जो ज़रूरत थी, सबसे पहली जो पॉइंट पे फोकस किया गया वो था आपका टेक्निकल प्रोग्रेस। एक ये शब्द आपको बार बार फोकस हो रहा है, सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट क्या होता है? सेफ्टी नेट, ये जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसको हम 1 बाय 1 जो हमारे पॉइंट्स आएंगे उसमें एक्सप्लेन होता चला जाएगा। सेफ्टी नेट क्या होता है? बचाव के लिए जाली लगा दी जाती है। जैसे ऊपर से जंप करते हैं तो नीचे कहीं चोट ना लग जाए, इसके लिए जाली लगा देते हैं, वो सेफ्टी नेट होती है। तो कृषि क्षेत्र के अंदर भी, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए जो नीतियाँ चलाई जाती हैं उनका उद्देश्य क्या होता है कि कृषि विकास के साथ साथ वो गरीबी को भी दूर करें। तो वो सेफ्टी नेट का कार्य करती हैं। तो ये उस संदर्भ में प्रयोग किया गया है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी सबसे पहले हमारी जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनका सबसे जो पहला फोकस था वो क्या था? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल मेज़र करना। सबसे पहले क्या था कि जो एग्रीकल्चर जो नीतियाँ थी, एग्रीकल्चर जो स्ट्रक्चर था वो पुराने खेती के तौर तरीक़ों को अपनाकर उन पर काम करता था। तो सबसे पहले क्या था कि पुराने बैलों से खेती की जाती थी,
लो क्वालिटी के बीजों को प्रयोग किया जाता था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो जिसकी वजह से वो प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर करता था। तो उपज जो है, जितनी लागत और मेहनत उस खेत पर की जाती थी उतने उस हिसाब से उपज नहीं मिलती थी। तो इसलिए सबसे पहला जो फोकस किया गया टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का किया गया, और जो एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी इम्प्रूव की गई, लागू की गई सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 1966 में सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया गया और उसके लिए नीतियाँ बनाई गई, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो किया गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि HYV सीड्स और फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके हमारी जो फसलें थी उनको कितने गुना तक बढ़ाया गया, 4 गुना तक फूड ग्रेन प्रोडक्शंस। देखो, फूड ग्रेन के अंदर आते हैं जो अनाज होते हैं खाने वाले, गेहूँ, चावल, मक्का, जवार, बाजरा, ये जो होती हैं ये आपके अनाज होते हैं। तो फूड ग्रेन्स पर बेसिकली चावल और गेहूं के ऊपर फोकस किया गया, और इनकी जो प्रोडक्शन है टोटल मिलाकर इनको फूड ग्रेन प्रोडक्शन कहा जाता है। खाद्यान्न 50.8 मिलियन टन से बढ़कर ये 2018-19 के अंदर 281.4 और 19-20 में ये लगभग 290 मिलियन टन के आसपास पहुंच चुकी है। तो देखा जाए तो 4 गुना से भी ज़्यादा हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ चुकी है। तो टेक्निकल प्रोग्रेस का सबसे पहले हमारी जो नीति थी वो किस चीज़ पर फोकस थी, यूज़ ऑफ large area of the country step by step initiated to increase the production of high yielding variety of seeds, fertilizers, pesticides within the economy and supplement domestic production by imports whenever necessary। कि विदेशी आयातों पर निर्भरता को कम करना, इन नीतियों को अपनाकर, और हम कुछ हद तक इस पे सफल भी रहे। उसके बाद सेकंड जो पॉलिसी मेज़र किया गया, जो कृषि नीति बनाई गई, उसका फोकस था इंस्टीट्यूशनल चेंज, संस्थागत बदलाव। संस्थागत बदलाव क्या था कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पिछड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताया, बिचौलिए होते थे, ज़मींदार, जागीरदार वगैरह होते थे, और ये क्या करते थे, ज़मीन का स्वामित्व इनके पास रहता था लेकिन ये काम नहीं करते थे, और रूल और कंट्रोल ना होने के कारण, लॉ एंड ऑर्डर की कमी की वजह से क्या होता था कि ये काम नहीं करते थे, केवल मिडल मैन का काम करते थे, और ये जो कृषक वर्ग था इसका शोषण करते थे। जो आपके कृषि करने वाले और जो एक्चुअल काम करने वाले थे, इनको टीनेट्स बोला जाता है, खेती हर मज़दूर, जिसे हम क्या बोलते हैं, खेती हर मज़दूर। ये क्या करते थे कि उनसे ज़मीन बटाई पर लेकर उसके ऊपर काम करते थे, और वो जो लगान था उसकी पेमेंट करते थे। आप फिल्मों में अमिताभ बच्चन की और पुरानी, अगर आपको इंडियन एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर उस टाइम में समझना है तो एक मदर इंडिया फ़िल्म है इंडिया की, बड़ी फेमस है, नरगिस दत्त की और सुनील दत्त की, तो आप उसको देखिए तो आपको ग्रामीण क्षेत्र की वास्तविक स्थिति जो उस समय पर थी वो समझ में आएगी। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी वो चीज़ क्या थी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाए ताकि लोगों का शोषण रुक सके। तो इसके लिए क्या किया गया था, महाजन प्रथा पर बनी हुई है वो, तो गांव के अंदर महाजन किस प्रकार से काम करते थे और कैसे वो लोगों का शोषण करते थे और क्या उस समय स्थिति होती थी, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए, इसको सुधारने के लिए इंस्टीट्यूशनल जो ऑब्स्टेकल थी, बाधा थी, इसको तोड़ने के लिए क्या किया गया, 3 तरह के जो रिफॉर्म्स है उस टाइम किए गए। सबसे पहले अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, इसको हिंदी में लिखेंगे बिचौलियों की समाप्ति। ये हम लैंड रिफॉर्म्स अलग से पूरा टॉपिक भी है, वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। बिचौलियों की समाप्ति। दूसरा किया, बिचौलिए कौन थे, ज़मींदार और जागीरदार, इस प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। दूसरा था टीनेंसी रिफॉर्म। टीनेंसी रिफॉर्म्स होते हैं जो आपके बटाईदार या खेती हर मज़दूर होते हैं, मज़दूरों के लिए रिफॉर्म्स बनाए गए थे। रिफॉर्म्स कैसे किए गए थे, इसके लिए 3 स्टेप्स लिए गए थे। सबसे पहले तो रेगुलेट रेंट पेड बाय द
ज़मीन जो बटाई पे नहीं लेते हैं, आपको पता है आप ग्रामीण क्षेत्र में हो कि ज़मीन जोतने के लिए मेरे नाम ज़मीन है लेकिन मैं किसी और काम को करती हूँ या मैं नहीं कर सकती, तो मैं किसी को ज़मीन बटाई पर दे दूँगी, एक तरीके से किराए पर दे दूँगी कि हाँ आप इस पर खेती बाड़ी कीजिए, इतना पैसा मुझे आप दीजिए और बाकी की प्रॉफिट या जो भी कुछ आपको लॉस होता है प्रॉफिट होता है वो आपका मेहनत आपकी। तो इस तरह के जो होते थे वो बटाई पर खेती देना टीनेट्स होते थे जो दूसरों की ज़मीनों पर खेती करते थे। तो सबसे पहले उनके द्वारा जो रेंट दिया जाता था उस रेंट की मात्रा को निर्धारित करना, उसको असीमित से सीमितता के तरफ लेकर आना। दूसरा है प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर टू टेनेंट्स, और उनको सिक्योरिटी देना कि आपके पास ज़मीन 5 साल रहेगी 10 साल रहेगी, उस टाइम पीरियड को फिक्स करना। तो एक तरीके से वो ओनरशिप के ही उनके पास अधिकार हो जाते थे, मतलब कि स्वामित्व ही हो जाता था। तीसरा है आपका कन्फर ओनरशिप राइट्स टू द ऑन द टीनेट्स, और ऐसा भी सुधार किए गए कि परिस्थितियों के साथ कानूनों के अनुसार कि जो भूमि पर खेती कर रहा है उसको उसके मालिकाना हक दे देना। तो ये तीसरा टेनेंसी रिफॉर्म था। और ये चौथे जो तीसरे पॉइंट में थे उसमें भी है इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन द होल्डिंग्स इन ए बिड ऑफ प्रिक्योर लैंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सीमा बंद करना, इसको हम बोलते हैं सीलिंग ऑन होल्डिंग्स। इसका मतलब क्या था सीमा बंद करने का, कि ज़मीन के जो मालिकाना हक हैं, एक व्यक्ति के लिए ज़मीन की लिमिट कर दी कि इतने एकड़ से ज़्यादा ज़मीन एक व्यक्ति के नाम नहीं हो सकती। 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ गांव के गांव ज़मींदारों के नाम होते थे। तो उस प्रथा को बदलकर सीलिंग रख दी गई कि एक व्यक्ति के नाम मैक्सिमम 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन रहेगी। और जो हमने पढ़ा था कन्फर ओनरशिप राइट्स ऑन द टीनेंट्स, और ये कह दिया गया कि उससे अधिक ज़मीन पर यदि कोई टीनेंट मतलब कि बटाईदार मज़दूर जो है खेती बाड़ी कर रहा है बटाई पर, तो वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। ये आपका सारा एरिया राठदना और ये सोनीपत का काफ़ी एरिया, आप गाँव में जाइए और बुज़ुर्गों से उनकी स्थितियाँ पूछे तो वो कहेंगे पहले ये खेत सारे हमारे होते थे, फिर ये लैंड रिफॉर्म्स लागू हुए, फिर ये हमारे नाम नहीं रहे, तो वो इस तरह की बातें बताते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा यही किया गया था कि मालिकाना हक दिया गया था, जिन लोगों के नाम ज़्यादा ज़मीन थी उनसे ज़मीन नाम उतरवाकर जो लैंडलेस लेबर थे और जो छोटे किसान थे उनको दे दी गई थी। दिस लैंड रिफॉर्म मेजर्स वर डिज़ाइन टू एलिमिनेट द पैरासिटिक क्लास ऑफ जमींदार एंड एब्सेंटी ऑफ लैंड लेबर। इसका मुख्य उद्देश्य था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना और इन बिचौलियों को बीच से हटाना। तीसरा जो स्टेप था वो था कोऑपरेशन एंड कंसोलिडेशन। जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे उसी की कंटिन्यूएशन में जो सेकंड जो वेव थी रिफॉर्म की वो थी कोऑपरेशन एंड कंसोलिडेशन। वो तो थे मतलब कि प्रोहिबिटिंग रिफॉर्म्स थे, रोकने वाले थे, उनके पीछे दंड का प्रावधान था। दूसरा जो इसके साथ ही रिफॉर्म किया गया वो था कोऑपरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। भारत के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे किसान ज़्यादा थे, तो छोटे किसान ज़्यादा थे और ज़मीन जो है फ्रेगमेंटेड थी, टुकड़ों में बटी हुई थी। तो इसके लिए ये कानून बनाया गया था। कोऑपरेशन होता है सहभागिता और कंसोलिडेशन होता है संचयिता, कुछ करके होता है। तो संचयिता होता है, संचयिता भूमि की या होल्डिंग्स की संचयिता। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड के अंदर क्या किया गया था, किसानों को मोटिवेट किया गया था। ये कंपल्शन नहीं था, ये मोटिवेटेड था कि गांव में अगर आप रहते हैं तो आप जानते हैं कि अक्सर ज़मीन का मान लीजिए किसी किसान के पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है, तो अक्सर क्या होता है कि सारा लैंड फर्टाइल नहीं होता या ओनरशिप के आधार पर उसके 2 हेक्टेयर तो गांव के एक हिस्से में होगी, 1 हेक्टेयर उसके दूसरे हिस्से में होगी, 1 हेक्टेयर तीसरे हिस्से में होगी और 1 हेक्टेयर चौथे हिस्से में। कहने को तो 5 हेक्टेयर का है, लेकिन उसे क्या है उसकी सारी ज़मीन बिखरी हुई है, जोत जो है वो बिखरी हुई है। चकबंदी बोलते हैं इसको, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड को हम बोलते हैं चकबंदी।
तो चकबंदी के दौरान क्या किया गया, चकबंदी में जो बिखरी हुई ज़मीन थी उसको कहा गया कि जैसे मेरा एक किला यहाँ पर है और आपका भी एक किला यहाँ पर है और दूसरा किला दूसरी जगह है, मतलब कि हमारी 1 हेक्टेयर ज़मीन एक हिस्से में हमारी दोनों की है 1 हेक्टेयर और दूसरे हिस्से में भी दोनों की 1 हेक्टेयर है। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड में चकबंदी में क्या कहा कि यहाँ के दोनों हेक्टेयर मेरे पास आ जाए और दूसरी जगह के दोनों हेक्टेयर आपके पास चले जाए। तो ये कंसोलिडेशन ज़मीन का ये जोतें जो बिखरी हुई थी उनको एक जगह इकट्ठा करना। दूसरा कोऑपरेशन को, सहभागिता को बढ़ावा दिया गया। इसके तहत क्या किया गया, किसानों को मोटिवेट किया गया कि वो सारी ज़मीन को इकट्ठा कर लें, एक गांव की ज़मीन बना लें और सारे अपने थोड़ा थोड़ा पैसा डालकर, जैसे एक ट्रैक्टर ख़रीद लिया या फिर जो भी इम्प्लीमेंट्स, भारी भरकम इम्प्लीमेंट्स चाहिए थे। छोटे किसान के लिए तो संभव है नहीं कि वो 1 हेक्टेयर का किसान जो है एक ट्रैक्टर के ऊपर पैसा लगाए, लेकिन अगर वो ट्रैक्टर से खेती करता है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम आती है। तो ऐसे में सहभागिता को के द्वारा क्या किया गया, किसानों को मोटिवेट किया गया कि वो जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएं अपनी और सामूहिक रूप से इकट्ठा इम्प्लीमेंट्स को खरीदें और उन इम्प्लीमेंट्स के प्रयोग से जो पारंपरिक तरीके हैं खेती के उनको छोड़कर नई मशीनों से खेती को करें। मैकनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इसको कहा गया। और इसके माध्यम से जो स्मॉल फार्मर्स थे और जो आपके मार्जिनल फार्मर थे, दे आर सपोज टू पूल देयर लैंड, ताकि वो अपनी ज़मीन को इकट्ठा करके और उसके ऊपर इकट्ठे होकर खेती बाड़ी करें और फिर जो मुनाफा है उसको आपस में बांट लें। लार्ज स्केल प्रोडक्शन एक तरीके से ये कह सकते हैं। उसके बाद है इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्विंग पीपल पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, पंचायती राज था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों की सहभागिता को बढ़ाना, ताकि लोग इकट्ठे हों गाँव में, वो अपने क्षेत्र के लिए खुद से नीतियाँ बनाएं, उनसे जुड़ें और उससे जुड़े हुए निर्णय ले। इसके द्वारा कम्युनिटी CDP जिसे कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की को लागू किया गया, जिसमें पूरे ग्रामीण लोगों को मोटिवेट किया गया कि आप अपने यहाँ सड़कें बनाओ, गलियाँ पक्की करवाइए, ट्यूबवेल लगवाइए, इरिगेशन के फैसिलिटीज़ और जो भी आपकी ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कीजिए। तो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसमें लोगों के सहयोग से वहाँ उस क्षेत्र का विकास किया जाता था। और इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया। पहले ये प्रारंभिक समय में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कंपल्सरी नहीं थी, मैंडेटरी नहीं थी, जैसे आपके लोकसभा के और राज्यसभा के चुनाव होते हैं। ये 1995 में इसको मैंडेटरी बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। और उसके 95 नहीं, आई थिंक 70s, इन समवेयर इन 70s इट वाज, मैं भूल गई भाई, सही बात बताती हूँ, मैं भूल गई कि 70s में, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है 95, मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय नहीं थी। इसको बाद में 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके बाद इसको पंचायती राज व्यवस्था को 70 to 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और 93 में इसको कंपलसरी बनाया गया था। और उसके बाद से नियमित रूप से चुनाव होने शुरू हो गए थे। और पंचायती राज व्यवस्थाओं का मुख्य कार्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्र का सामूहिक विकास करना। उसके बाद 5वीं, इनका उद्देश्य विकास करने के लिए, कृषि क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए ही इसका प्रयोग किया गया था। हालांकि इसमें बहुत सारी करप्शन सबसे बड़ी एक समस्या है जो पंचायती राज में इसमें फैल गई और जिसकी वजह से ये पूर्ण तरीके से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाँव के अंदर लोग जो हैं महाजनों पर अपनी ज़रूरतों के लिए, ऋण के लिए निर्भर करते थे और वो जो महाजन होते थे, लोकल महाजन, वो उनसे मनमाना ब्याज वसूल करते थे और उनके ऊपर कोई सीलिंग और कंट्रोल नहीं होता था। व्यक्ति को ज़रूरत होती थी कृषक को और वो जाकर उनसे उनकी मनमानी दर्जों पर ब्याज लेते थे। आपने सुना होगा बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी,
बंधुआ मजदूरी, इसी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट या संस्थागत ब्याज की जो व्यवस्थाएं थी, इसी का नतीजा था। तो इससे निपटने के लिए बैंक की व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए 1969 के अंदर नेशनलाइजेशन ऑफ 20 बैंकों का, जो बाद में 19 रह गए थे, 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो महाजन प्रथा है उसको तोड़ा जा सके और किसानों के लिए एक जो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो है वो डेवलप किया जा सके। और इसी के लिए जो रिज़र्व बैंक था उसने अपनी एक संस्था नाबार्ड करके बनाई, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए लोन को उपलब्ध करवाना। इसकी एजेंसी होती थी पकार्ड और सकार्ड। पकार्ड गांव में काम करती थी, जैसे डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट और फिर नेशनल होता है। इसी तरीके से नेशनल लेवल पर जो बड़ा बैंक था उसका नाम नाबार्ड था, स्टेट लेवल पर जो बैंक था उसका नाम सकार्ड था, और जो प्राइमरी लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, गांव के अंदर जो बैंक थे उनका नाम पकार्ड था। और इनका उद्देश्य क्या था? आसान और कम कीमतों पर कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम ब्याज की दरों पर ऋण देना। तो नाबार्ड के स्थापना इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की गई थी। और ये खास तौर पर नाबार्ड, आपका जीके में क्वेश्चन आ जाता है, नाबार्ड जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई ब्याज संबंधी समस्याओं को सुलझाना और उन आवश्यकताओं को पूरा करना। ये जो बैंक है ये स्पेशली एग्रीकल्चर क्रेडिट की दिशा में काम करता है। उसके बाद जो छठी पॉलिसी भारत के अंदर बनाई गई थी प्रिक्योरमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए प्रिक्योरमेंट एंड सपोर्ट प्राइसेस। ये क्या होता है? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हम आज सुन रहे हैं, ये वही है कि किसानों को फसल के सीज़न से पहले एक निश्चित कीमत का वो आश्वासन देना, ताकि किसान निश्चिंत होकर उस फसल को उगा सके। उसको ये पता हो कि मुझे इतना मूल्य मिल ही मिल जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ कहलाती हैं। इसमें प्रिक्योरमेंट और सपोर्ट प्राइस इसको कहते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य देना, और ये लागतों के आधार पर। फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, आप इसके बारे में पढ़ भी रहे हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये प्रतिवर्ष फसलों पर दिया जाता है, ताकि फार्मर लॉस पे ना रहें और वो जो है अपनी फसल को निश्चिंत होकर कर सकें। और इसकी अनाउंसमेंट जो है कमीशन पर CACP इसको बोला जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, एक एजेंसी है, कमीशन है ये। और ये CACP जो है वो इसको अनाउंस करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये एजेंसी इसको अनाउंस करती है। उसके बाद आ जाए आपकी 7th जो पॉलिसी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाई गई, वो है इनपुट सब्सिडीज़ टू द एग्रीकल्चर। ये जब लैंड रिफॉर्म्स किए गए तो उसके दौरान HYV सीड्स किसानों को कहा गया कि आप इसको बोइए, लेकिन HYV सीड्स महंगे थे, तो उसके लिए किसानों को मोटिवेट करने के लिए उस पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और सब्सिडाइज रेट पर उनको दिया गया। उसके बाद उनको फर्टिलाइज़र्स, इन HYV सीड्स के लिए क्या था, फर्टिलाइज़र्स की बड़ी ज़रूरत रहती थी। वो फर्टिलाइज़र्स कम कीमतों पर उपलब्ध करवाना, फिर पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक और खाद, उनको यूरिया आदि कम कीमतों पर उपलब्ध करवाना, तो इसके लिए सब्सिडी देना। फिर ट्रैक्टर उनको चाहिए है, इम्प्लीमेंट्स चाहिए हैं, उनके लिए कम कीमतों पर लोन उपलब्ध करवाना। तो ये सब्सिडी कहलाती है, इनपुट सब्सिडी कहलाती है। तो ये इनपुट्स को बोलते हैं
कृषि आगतों के लिए सब्सिडी होता है सहायकी उपलब्ध करवाना, तो सब्सिडीज़ उपलब्ध करवाई जाती है। हालांकि अब रिसेंट ईयर में ये जो सब्सिडी है वो लगभग ना के बराबर हो चुकी है और बहुत कम हो चुकी है, और ये एक बड़ा बहस का विषय है कि किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि सरकार के खर्चों में सबसे बड़ा जो खर्च उभर कर सामने आया है वो यही है कि सरकार को सब्सिडी पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और इसकी वजह से सरकार घाटे पर जा रही है। तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये जो सब्सिडी हैं वो फिस्कली अनसस्टेनेबल है, यानी कि हमारी सरकार का जो खर्च है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इन सब्सिडीज़ का होता है, और सरकार इसके ऊपर इतना खर्च कर देती है कि सरकार घाटे में, जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ जाता है पब्लिक फाइनेंस का, तो वो हमारी राजकोषीय फंड जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनसस्टेनेबल, इसको वित्तीय अनसस्टेनेबिलिटी के नाम से अनिर्विहिता, वित्तीय अनिर्विहिता इसको नाम दिया जाएगा हिंदी में। तो इसको जो है सब्सिडीज़ अपनाई गई, दी गई, लेकिन ये एक बहस का मुद्दा है। हालांकि इनको काफ़ी हद तक अब कम कर दिया गया है, कर्टेलमेंट चल रही है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो है, फूड सिक्योरिटी सिस्टम भी इसको एग्रीकल्चर से जोड़ा गया है। हालांकि भारत ने कृषि उत्पादकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी भी बढ़ी हुई जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से आज भी जो है भूखमरी से जूझ रहा है। तो उस भूखमरी को ख़त्म करने के लिए जो है फूड सिक्योरिटी सिस्टम, जिसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। आपको पता है आपके राशन कार्ड बने हुए हैं, येलो कार्ड, पिंक कार्ड, तो ये जो कार्ड्स हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाली बीपीएल फैमिलीज़ के लिए आपको पता है। तो इसके लिए सभी लोगों को कम कीमतों पर सामान उपलब्ध करवाने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वो स्थापना की गई थी। और इस प्रणाली का उद्देश्य क्या होता था, इसमें फेयर प्राइस शॉप्स होती थी। फेयर प्राइस शॉप्स में राशन की दुकानें जिन्हें कहा जाता है, इन राशन की दुकानों पर उस राशन कार्ड में निर्धारित होता था कि 2 व्यक्तियों का परिवार है तो इतने किलो चीनी मिलेगी, इतना गेहूँ मिलेगा, इतना केरोसिन का तेल मिलेगा। तो ये जो सामान होता था वो दिया जाता था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से रोज़मर्रा की आवश्यकता का। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से सभी लोगों के पास, पहले तो ये सबको देते थे, अब पिछले 20 सालों से इसकी पॉलिसी में, 30 सालों से इसकी पॉलिसी में चेंज कर दिया है। अब सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ही इसके माध्यम से अनाज और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं वो कम कीमतों पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। और इसका नाम बदलकर, पहले तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था, सबके लिए था, फिर सिर्फ बीपीएल फैमिलीज़ के लिए किया गया, तो इसका नाम बदलकर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इसके माध्यम से भी कृषि क्षेत्र के अंदर जो फैली हुई निर्धनता थी उस तक भोजन की उपलब्धता को पहुँचाना था। और ये भी इनडायरेक्टली जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्रों में not only ensure the availability of food grain at cheap prices to the consumer but also operate as a safety net by maintaining large scale। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो अनाज गरीबों को और ज़रूरतमंदों को दिया जाता था वो कहाँ से आता था, जो हमने ऊपर प्रोक्योरमेंट एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमने पढ़ा है, ये उसके माध्यम से लिया जाता था। अब जो कंट्रोवर्सी चल रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, वो यही है कि वो कहते हैं कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे रही। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देती, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नीति के अनुसार क्या है कि सरकार किसान को एश्योरेंस देती है कि आप अपनी फसल उगाइए, मैंने आपको 1500 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव, मैंने मिनिमम इतना प्राइस घोषित कर दिया है, इतनी कीमत पर अगर कोई आपका सामान, आपका गेहूं नहीं खरीदेगा तो मैं इसको, सरकार जो है उस गेहूं को खरीदेगी और उस गेहूं का स्टॉक बनाती है। आपने देखा होगा FCI हैं,
जगह जगह हैफेड है, नेफेड है, इनका उद्देश्य क्या होता है, ये किसानों से अनाज खरीदती है और उस अनाज को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, इसको हम प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, कि अनाज का भंडारण किया जाता है सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस नीति के तहत, और उस भंडारण के माध्यम से ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये चलता है। तो अभी कंट्रोवर्सी यही है कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देगी और प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, तो सरकार के लिए वो लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि मुझे इसको ख़रीदना ही नहीं है, मेरे पास कोई कंपल्शन नहीं है, सरकार उस अनाज को ख़रीदेगी नहीं। तो इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से फार्मर ये कह रहे हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से फिर आप बांटोगे क्या। तो ये जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अनाज का भंडारण और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये तीनों जो हैं अपने साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें क्या है कि इसमें सरकार ये क्लेम दे रही है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसको अब सपोर्ट करते रहें। अब हमारी इकोनॉमी जो है स्वस्फूर्तिक हो चुकी है, तो उसको अपने आप चलना चाहिए। अब वो पीडीएस सिस्टम को चलाना नहीं चाह रही, टारगेटेड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें हमारे आप जानते हैं कि अराउंड 25 to 30% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उन लोगों को अनाज उपलब्ध करवाना, उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी करना, वो जो है सरकार अब नहीं कर पाएगी। तो ये एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सेफ्टी नेट था लैंडलेस लोगों के लिए, और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सपोर्ट कैसे थी कि सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो फार्मर्स होते थे वो अपनी फसलें बेचने के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहते थे। उनको ये पता होता था कि गवर्नमेंट इज़ देयर टू परचेज अवर प्रोडक्ट्स। अब जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो यहीं पर चल रही है। सरकार अपने रोल से पीछे हटना चाहती है क्योंकि उनको लगता है कि अब सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी हो चुकी है एंड फार्मर्स आर डिनाइंग फॉर दिस। उसके बाद नेक्स्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं, बहुत सारे पॉवर्टी एलाइवेशन में मैं बता चुकी हूँ। ये प्रोग्राम है, सफदा है, MFAL है। आप ये सीधे चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप आसानी से देख सकते हो। ये जितने भी प्रोग्राम है, रूरल एम्प्लॉयमेंट है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, NREP है, RLEGP है, जवाहर रोज़गार योजना JRY है, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना JGSY है, संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना है SGRY है। तो ये मनरेगा है। ये सारी क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाना। और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोज़गार कहाँ उपलब्ध होगा, वो आपकी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स और एग्रीकल्चर सेक्टर के माध्यम से होगा। ये इन सारे प्रोग्राम्स का उद्देश्य क्या है, लोगों को रोज़गार देना ताकि वो भूखमरी से, गरीबी से बच सकें। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो 2007-8 में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू द ईस्टर्न इंडिया। ये एक फोकस्ड स्कीम है, इसमें अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग जो है योजनाएं बनाई गई हैं। इंसेंटिवाइज स्टेट्स टू एनहांस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। कृषि क्षेत्र के अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है टू अचीव 4% ग्रोथ रेट। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ रेट जो है वो 2% से ज़्यादा नहीं है, और जिस साल मानसून अच्छा नहीं होता तो वो पॉइंट में ही रह जाता है, 1 से भी नीचे रह जाता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर लगी हुई है, मोर देन 60% पॉपुलेशन लगी हुई है, हमारे इतने रिसोर्सेज उसमें लगे हुए हैं, तो उसका ग्रोथ रेट जब आपका 2% से भी कम रह रहा है तो दैट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो एफर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट जो है वो 4% से ऊपर लेकर जाया जाए, और इसके लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। और इसका उद्देश्य क्या है कि एग्रीकल्चर और लाइड एक्टिविटी के अंदर फिर ये फंड अलॉट किया गया है स्टेट्स को, अलग अलग स्टेट्स को उनकी आवश्यकता के अनुसार। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है 11th प्लान में 22,409 करोड़ रुपए टोटल में दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, स्टेट वाइज अलोइंग द स्टेट फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो स्टेट है वो अपने एरिया के हिसाब से अलग अलग अपनी नीति बनाएगी। जैसे ईस्टर्न स्टेट्स की समस्या
समस्या क्या है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो उनके लिए जो पॉलिसी बनाई गई है और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 में शुरू हुआ था, वो केवल उत्तरी इंडिया भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन्हीं कुछ स्टेट्स तक सिमटा रहा। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी उसकी कुछ कमियां थी, वो केवल कुछ फसलों तक और कुछ क्षेत्रों तक और थोड़े से अपर क्लास किसानों तक ही सीमित रहा। तो इसके फ़ायदों को एक्सटेंड करने के लिए ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग से पॉलिसी BGREI बनाई गई। और इसके अलावा अलग अलग रेनफेड एरिया वो होता है जो जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है, बारिश ज़्यादा आती है, उनके लिए अलग से प्रोग्राम। क्योंकि इंडिया की आप जानते हैं राजस्थान में यहाँ सूखा पड़ता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, वेस्ट बंगाल हैं, ये बारिश के दिनों में बाढ़ से जूझते रहते हैं। बाढ़ का फ़ायदा तो होता है कि फर्टाइल लैंड आ जाती है, लेकिन इतने दिन तक वहाँ पर जो फसल है वो अक्सर जो है समस्याओं का सामना वहाँ पर करना पड़ता है। तो उनके लिए वहाँ उस एरिया के लिए क्या पॉलिसी चाहिए कि उस बाढ़ के पानी को संरक्षित करना और उस पानी को फिर डाइवर्ट करना किसकी तरफ, जिन एरियाज़ में पानी की कमी है, राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट्स में जहाँ पर पानी की कमी है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो इसके अंडर बनाने की कोशिश की गई है। प्रमोशन ऑफ ऑयल पाम, जहाँ पर पाम ट्री ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ऑयल पाम की नीति बनाना। इनिशिएटिव ऑन वेजिटेबल कल्चर, वेजिटेबल कल्चर जहाँ पर वेजिटेबल्स ज़्यादा जो सिटी के नज़दीक गांव हैं उनके लिए वेजिटेबल कल्चर बढ़ावा देना। न्यूट्री सीरियल्स, नेशनल मिशन फॉर द प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ये छोटे छोटे जो हैं, मैंने आपको बताया कि पहले मैक्रो अप्रोच अपनाई गई थी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल चेंज किए गए थे। अब जो है माइक्रो प्रोग्राम्स, एसोलेटेड फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सेफ्रॉन मिशन है, केसर को बढ़ावा देना कश्मीर में। तो ये बड़े छोटे छोटे जो हैं स्टेट वाइज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये 2007-8 में लागू किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट, पल्सेस बाय 10, 8 और 2। इनके अंदर इनको बढ़ावा देना था पल्सेस का, और लोगों को, क्योंकि भारत जो है आप जानते हैं फूड एसोसिएशन FAO जो है वो स्पेशली फूड एसोसिएशन फूड पर काम करता है, फूड की सस्टेनेबिलिटी पर काम करता है। और उसके अनुसार जो मिशन है 2050 तक विश्व के अंदर भूखों की संख्या को ख़त्म करना है, कम करना है। तो इंडिया के अंदर इसी की तर्ज पर NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007-8 लागू किया गया और इसके माध्यम से देश के अंदर जो प्रमोट एंड एक्सटेंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी सीड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, बढ़ावा देना और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना किसके लिए, सीड के लिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो छोटे पोषक तत्व हैं, सॉइल के अंदर जो है क्वालिटी जैसे साल्टेड हो जाती है, pH घट बढ़ जाता है, तो सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, फार्म मशीनरी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है कीटों से छुटकारा, कीट प्रबंधन योजना इसको कहा जाता है। फार्म मशीनरी, रिसोर्सेज कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, फार्म मशीनरी होता है कि कृषि से संबंधित औजारों और तकनीकों का कंजर्वेशन करना। उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर। ये कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी शब्द है जो बहुत यूज़ होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग है कि किसानों की क्षमता को बढ़ावा देना ताकि वो सरप्लस जनरेट कर सकें, मुनाफा कमा सकें पूंजीपति वर्ग की तरह। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फार्मर्स होता है। द मेजर इंटरवेंशन कवर्ड अंडर MFSM includes the cluster demonstration of rice, wheat, pulses। सामूहिक रूप से इन फसलों का क्या कहते हैं उत्पादन करना, फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, हाइब्रिड सीड्स का यूज़ करना, नीड बेस्ड प्लांट एंड सॉइल मैनेजमेंट, ये लेटेस्ट माइक्रो टेक्नोलॉजीज़ हैं। सॉइल मैनेजमेंट है, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी है, एनर्जी मैनेजमेंट है,
efficiency, water application and cropping सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग एंड लोकल इनिशिएटिव है, अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूट। तो ये सारी इसका उद्देश्य है कि एडिशनल प्रोडक्शन और इन सारी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 2016 में लगाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को जो नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे किसानों को सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना, उनसे बचाव करने के लिए और पेस्ट से, बीमारियों से और कीटों से और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को बचाने के लिए उनको फाइनेंशियल इंश्योरेंस देना और फाइनेंशियल कवरेज देना। दूसरा है टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर, एंश्योर देयर कंटिन्यूएशन। फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना। 2025 तक राष्ट्रीय किसानों की आय को दुगना करने का उद्देश्य हमारी सरकार ने अनाउंस किया हुआ है। तो तीसरा है आपका एनकरेज फार्मर्स टू अडोप्ट इनोवेटिव और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। किसानों को प्रेरित करना ताकि वो नई नई तकनीकों को अपनाकर कृषि उत्पाद को बढ़ा सकें। उसके बाद है टू एंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका है कृषि क्षेत्र के अंदर क्रेडिट होता है लोन को, मुद्रा को प्रवाह करना, ताकि इन्वेस्टमेंट जब उसमें कृषि क्षेत्र में की जाए तो उससे अच्छी आउटपुट्स जो है वो प्राप्त की जा सके। तो और उसके बाद वेदर बहुत बड़ी समस्या है, क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो द एनुअल जून सेप्टेम्बर मानसून अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ एनुअल रेनफॉल एंड इरीगेट सेल्फ फॉर फार्मलैंड। The scheme was operationalized on April 1st, 2016 and is being implemented through a multi-agency framework by selecting insurance companies under the overall guidance and control of Department of Agriculture Corporation। ये डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप शुरू से जो थोड़ा सा हिस्सा है इसको आप 1-1.5 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अदर मेजर्स हैं जो किए गए हैं। इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देना है, मेजर और माइक्रो प्रोजेक्ट्स के द्वारा बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करना है, सिंचाई और बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करना है, बस इतना लिखना है। इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बढ़ावा देना है, किसके माध्यम से? प्रबंधकीय बाजार व्यवस्था को और स्थापित करके कोल्ड स्टोरेज और आदि ऐसी सुविधाओं को देकर। प्रोविज़न एंड ये नेक्स्ट आ गया, प्रोविज़न एंड एक्सपेंशन ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज होते हैं जो भंडारण की सुविधाएं हैं, उनको देकर किसानों के लिए बफर स्टॉक क्रिएट करना ताकि मुनाफे के समय पर उनको बेचा जा सके। उसके बाद है इनिशिएशन ऑफ स्टेप टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स की जो है स्थिति को, कृषि जो कामगार हैं उनकी स्थिति को, मज़दूरों को की स्थिति के लिए, मज़दूरों के लिए कानून बनाकर उनकी स्थिति को सुधार करना। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और ट्रेनिंग। कृषि क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को, अनुसंधान एवं विकास की को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र के लिए नई नई तकनीकों का खोज करना, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी बात आ जाती है वेस्टेज ऑफ ग्रेन को कम करना, जो भंडारण के समय अनाज के दाने होते हैं गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो इस तरह की उसकी समस्याएं हैं, उसको मैनेज करना। उसके बाद है नेक्स्ट आपका मिशन ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, इनको बढ़ावा देना। आपको इसमें इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 लाइनों में लिखें कि अलाइड एक्टिविटीज़ को, जैसे हॉर्टिकल्चर और क्या कहते हैं डेयरी फार्मिंग है, ये जानवरों को जो पाला जाता है, कैटल ब्रीडिंग इसको कहा जाता है, पशुपालन को बढ़ावा देना। तो ये अलाइड एक्टिविटीज़ में हैं, तो इनको बढ़ावा दिया गया है समय समय पर। HMNEH जो है और CDB हैं, ये संस्थाएं क्या करती हैं, ये अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बनाती हैं ताकि इनको ये मिशन ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर
ये अलग अलग स्कीम्स को, इस तरह की जो अलाइड एक्टिविटी हैं उनके प्रमोशन का काम करती हैं। उसके बाद है नेशनल मिशन ऑन ऑयल स्टॉक, ऑयल पाम के लिए ये अलग स्कीम है, वो हॉर्टिकल्चर पर थी, ये ऑयल्स के लिए है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट को फोकस करती हैं। उसके बाद है इरिगेशन फैसिलिटीज़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, इसका उद्देश्य दूर दूर तक हर हिस्से तक इरिगेशन सप्लाई को पहुंचाना है। और ये जो स्कीम है इसका 5 पीरियड 2015-16 से लेकर 19-20 तक इसका जो टोटल खर्च इसके ऊपर इतने रुपए किया गया है। इसका उद्देश्य है हर खेत को पानी मिले, इंक्रीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट बीच में लिखने हैं, या इसको ब्रीफ में इतना ही काफ़ी है, इसको ज़्यादा मत लिखें। आप पढ़ भले ही सारा लें, लेकिन आपको लिखना सिर्फ 2-2 लाइन है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड सिंस द बिगनिंग ऑफ, बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लागू किए गए हैं। AIBP, बस इतना बहुत है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोग्राम किस लिए है? मार्केटिंग सेक्टर को और सस्टेनेबल और डेवलपमेंट को, क्लाइमेट चेंज के, इसको बहुत मुश्किल सा लग रहा होगा तो आप इसको सिंपल कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर की जो मार्केट की समस्याएं हैं उनसे सुलझने के लिए और जो जलवायु परिवर्तन है उनकी समस्याओं को सुलझने के लिए NMSA प्रोग्राम लगाया गया है। तो ये सारे जो हैं, इसके बाद क्रिटिकल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, उसके लिए भी जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का निर्माण किया गया है। उसके बाद स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, SFAC जो हैं, इनके लिए कॉन्स्ट्रीडियम, एग्री बिजनेस कॉन्स्ट्रीडियम की कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए बिजनेस बहुत सारे होते हैं जिनको बढ़ावा दिया जा सकता है, तो उनके लिए ये लागू किया गया है। उसके बाद है रिसेंट नंबर ऑफ पॉलिसी चेंज हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियाँ बनाई गई हैं। इसमें सबसे प्रमुख है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इन फ्लोरिकल्चर की स्थापना करना। फ्लोरिकल्चर होता है फूलों की खेती। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड और इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं ताकि किसान जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से होने वाले ब्याज को लेकर जो शोषण होता है उससे बच सके। उसके बाद है आपका access to credit for the poor from conventional banking is often constrained by lack of collateral information, asymmetry and high transaction cost associated with small borrower account। क्या होता है कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनको बैंकों से लोन लेने में बड़ी सारी समस्याएं आती हैं, तो नाबार्ड जैसी संस्था जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं कि जैसे 10 किसानों ने मिलकर एक कमेटी जो डालते हैं, आप जानते हैं कि 10 किसानों ने पैसे इकट्ठे किए और एक पूल में रख लिए कि हर महीने हम जो है ना इसमें 100 रुपये डालेंगे, और वो धीरे धीरे करके पैसे बहुत सारे हो जाते हैं। फिर वो 1 साल 2 साल बाद उसको खोलते हैं, या 4 महीने में 6 महीने में, और जिसको ज़रूरत होती है वो उस कमेटी को उठा लेता है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो कमेटी बैठती है, किटी बैठती है, इनका ये जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह काम करता है। तो इनको जो है नाबार्ड बैंक, जब भी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, पूलिंग के बाद भी इनके पास फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, तो नाबार्ड इनको फंडिंग करता है। उसके बाद सोशल हेल्थ कार्ड स्कीम जो होता है ये दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? सभी किसानों को दिया गया है ताकि वो अपने स्वास्थ्य की जांच समय समय पर करवा सकें। और लास्ट बट नॉट लिस्ट इज़ गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग ए क्लस्टर बेस्ड प्रोग्राम टू एनकरेज द फार्मर। क्लस्टर बेस्ड होता है कि एरिया का 4-5 गाँव का जैसे क्लस्टर बना दिया, समूह बना दिया माइक्रो लेवल पर, और उनको आपस में जोड़कर उनके लिए परंपरागत कृषि विकास योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। प्रमोटिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसके अंदर फर्टिलाइज़र्स वगैरह इन चीज़ों का यूज़ ना किया जाए। तो दिस इज़ योर होल टॉपिक। लंबा हो गया है मुझे पता है, मैं आपको हिंदी में और इसका कंटेंट शेयर कर देती हूँ। बाकी आप इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैंने वर्बली बता दिए हैं, आप उसको हिंदी में लिख लें।
मैं आपको यहाँ से शुरू होता है, कृषि में प्रयुक्त रणनीति क्या क्या बनाई गई है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो उसमें बताई हैं, बस आपको इनको पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स वहाँ से आपको क्लियर हो गए हैं, उसकी हिंदी मैंने बता दी है। कोई शब्द और कोई बात ना समझ में आए, जैसे टेनेंसी लैंग्वेज, इसको काश्तकारी कानून कहा जाता है। भूमि सुधार, काश्तकारी कानून, टेसी रिफॉर्म और जोतों का अधिकतम, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड जो है वो किया गया है। ये आप इसको पढ़ सकते हैं पूरे से। और यहाँ से हिंदी मीडियम टेबल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बनाने की ज़रूरत नहीं है हिंदी मीडियम में। कंटेंट आपको उतना ही लिखना है जितना आपका इंग्लिश मीडियम की बुक में है। यहाँ पर टेबल को लिखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष कार्यक्रम, और इसने पॉइंट नहीं बनाए हैं, लेकिन बात सारी हर पैराग्राफ में उसी अनुसार से कह रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग, ये सरकारी निवेश है, सॉइल कंजर्वेशन और वो सारे थे, वो सारा इसके अंदर है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। मैंने सोचा था आधे घंटे का बनेगा, और ये तो पूरा ही 1 घंटे का चैप्टर आपका चला गया। ध्यान से गर्ल्स, आप इसको बहुत लंबा करके नहीं लिखेंगी, कंटेंट आप पढ़ के इसको, और वो जो पॉइंट्स हैं इसमें आपको बिल्कुल भी योजनाओं का नहीं लिखना जैसे इस तरीके से लिया गया है। आपको सिर्फ क्या करनी है, आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए तब से लेकर, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो क्या नीतियाँ बनाई गई हैं। इन्होंने ये इसको क्या कर दिया है कि योजना अनुसार दे दिया गया है, शब्द वही हैं। आपको ये प्रश्न जैसे इंग्लिश मीडियम की बुक में पॉइंट्स दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है। जो उसकी हेडिंग दे रखी है ना, वहाँ यहाँ पर भी दे रखी है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वहाँ पर इंग्लिश में दे रखी है, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आ गया, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर स्थितियां बता दी हैं। तो आपको ये पढ़कर और उसके अकॉर्डिंगली आपको खुद से इसका असाइनमेंट क्वेश्चन तैयार करना है। एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर भी कि भारत के अंदर कृषि नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। आलोचना मैंने उनकी हर एक पॉइंट की लगभग साथ के साथ बताई है, और आपको भी साथ के साथ लिखना है, या अलग लिखना चाहें तो आप उसको अलग लिख सकते हैं। बस ये टॉपिक आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ पर।